गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम भूरिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है यूरोपियन जातियों के आगमन के समय भारत की राजनैतिक और आर्थिक दशा किस प्रकार से रही थी। यूरोपियन जातियों के आगमन के समय भारत की राजनैतिक व आर्थिक दशा किस प्रकार से रही थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि भारत की व्यापारिक संपदा से आकृष्ट होकर ही अनेक यूरोपियन जातियों का जो ध्यान है भारतीय व्यापार की ओर आकृष्ट हुआ था। इन यूरोपियन जातियों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उनके व्यापारिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही अनेक यूरोपियन जातियां जैसे कि पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैनिश और फ्रांसीसी जाति जो है भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई और भारत में यूरोपियन व्यापार का जो प्रारंभ है वह शुरू हो गया था। तो इस प्रकार भारत में यूरोपियन जातियों का जो आगमन है प्रारंभ हुआ। तो यूरोपियन जातियों के आगमन के समय भारत की आर्थिक और राजनैतिक जो स्थिति थी वह सामान्य रही थी। आर्थिक दृष्टि से भारत उस समय काफ़ी मजबूत था, लेकिन उस समय राजनैतिक उथल पुथल का दौर प्रारंभ हो चुका था। राजाओं का आपसी सत्ता के लिए संघर्ष, राजाओं का आपस में सत्ता के लिए संघर्ष और उनके पुत्रों की दावेदारी के कारण राजनैतिक उथल पुथल का दौर इस समय प्रारंभ हो चुका था। इसलिए अंग्रेज़ों को यहाँ अपना शासन स्थापित करने का मौका मिल चुका था। इस प्रकार भारत में यूरोपियन जातियों का आगमन संभव हुआ था। भारत में यूरोपियन जातियों के आगमन में सबसे पहला व्यापारी वास्को डी गामा था, जो कि पुर्तगाल का निवासी था और उसी ने भारत में सबसे पहले व्यापारी माध्यम से अपने देश में ढेर सारा मसाला खरीद कर वो यहाँ से ले गया था, जिससे उसे काफ़ी लाभ भी हुआ था। और उस समय मुग़ल के सिंहासन पर जहांगीर का शासन था। उस समय मुग़ल के सिंहासन पर जहांगीर का शासन था। उसका प्रभाव दक्षिण भारत के कई बंदरगाहों तक हो गया था। जहांगीर से लेकर शाहजहां और औरंगजेब के समय में अंग्रेज पूरी तरह से व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न रही थी और इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनैतिक अस्थिरता का जो दौर है वह शुरू हो गया था। औरंगजेब की नीतियों के कारण ही केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ गई थी और देश के विभिन्न भागों में अर्थस्वतंत्र और स्वायत्तशाली राज्यों का उस समय उदय हो चुका था। चारों ओर लूटमार का वातावरण था। मुगलों के पतन से उत्पन्न हुई राजनैतिक शून्यता को भरने के लिए मराठे सामने आए थे और इस प्रकार इसी दौरान हुए अफगानी आक्रमणों ने
इस मराठों की फूट ने मराठा शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। इसी दौरान हुए अफगानी आक्रमणों ने तथा मराठों की आपसी फूट ने मराठा शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। यूरोपियन देशों से आई हुई कंपनियां इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने तथा एक दूसरे को उन्मूलित करने के लिए उस समय जबरदस्त प्रतिद्वंदिता कर रही थी। अंत में अंग्रेज़ों ने न केवल डचों और फ्रांसीसियों को ही भारत से उन्मूलित करने में सफल रहे थे, बल्कि इन्होंने मराठों तथा हैदराबाद, मैसूर और बंगाल आदि राज्यों के स्थानीय शासकों को भी पराजित करके भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार यूरोपियन जातियों के आगमन के समय भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति काफ़ी सामान्य रही थी। आर्थिक दृष्टि से उस समय भारत काफ़ी मजबूत था, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल का दौर इस समय प्रारंभ हो चुका था। राजाओं का आपस में संघर्ष और पुत्रों की दावेदारी के कारण उथल पुथल इस समय शुरू हो चुकी थी। यही कारण है कि अंग्रेज़ों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का अवसर मिल गया था। भारत में जो यूरोपियन जातियाँ का आगमन हुआ, इनमें पुर्तगाली 1498 में आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, डच 1602 ईस्वी में आए, डैनिश 1616 ईस्वी में आए, जबकि जो फ्रांसीसी थे वह 1664 ईस्वी के अंदर इनका भारत में प्रवेश हुआ और इन्होंने भारत की राजनीति में अपना हस्तक्षेप करना जारी रखा था। तो भारत में पुर्तगालियों का आगमन प्रारंभ हो गया। जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्कों का एकाधिकार स्थापित हुआ, तो यूरोप व भारत के मध्य स्थल मार्ग नहीं रहा था। यूरोपियन देश समुद्री मार्ग की खोज में लग गए थे और 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसके भारत में आने के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। अब भारत और पुर्तगालियों के बीच व्यापार का कार्य प्रारंभ हो गया। पुर्तगाली जो थे पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ इन्होंने स्थापित कर ली। परिणाम स्वरूप पुर्तगाल के व्यापार में अत्यधिक वृद्धि शुरू हुई। वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा के व्यय का 60 गुना लाभ कमाया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया। उसने भारत में जल सामरिक शक्ति का बेहतर विकास किया। अल्मीडा के पश्चात 1509 ईस्वी में अल बुकरक भारत से पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आए। उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और गोवा पर अधिकार करके उसे पुर्तगाली सत्ता एवं संस्कृति का केंद्र बनाया। व्यापारियों को व्यापारिक उन्नति के साथ ही पुर्तगालियों ने भारत में सैन्य शक्ति का संगठन एवं विकास का कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने भारत में किलेबंदी प्रारंभ करनी शुरू कर दी और भारत की राजनीति में ये हस्तक्षेप करने लग गए थे। इस प्रकार भारत में यूरोपियन जातियों का आगमन प्रारंभ हुआ। इन्होंने भारत में रहकर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया
और इसी श्रृंखला में अंग्रेज सबसे अधिक लाभ में रहे और मुगल शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर इन्होंने भारत में अपना व्यापार और साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया। अब प्रश्न यह होता है कि भारत में यूरोपियन जातियों का जो आगमन है किन कारणों से संभव हुआ, ऐसे कौन से कारण थे इससे यूरोपियन जातियों का आगमन भारत में हुआ था। तो इनमें सबसे पहला है नंबर 1, भारत का आर्थिक दृष्टि से संपन्न प्रदेश होना। भारत का आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश का होना। तो भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश था। यहाँ की आर्थिक संपन्नता ने ही यूरोपियन व्यापारियों को यहाँ आकर्षित किया था। यही कारण है कि भारत में पुर्तगाली 1498 में आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, डैनिश 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में इन्होंने भारत में प्रवेश किया और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना जारी रखा। इन यूरोपियन जातियों में अंग्रेज सबसे अधिक लाभ में रहे और इन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसी प्रकार नंबर 2 है यूरोपियन बाजार में भारतीय मसालों की प्रचुर मात्रा का होना। यूरोपियन बाजार में भारतीय मसालों की प्रचुर मात्रा में होना। यूरोपियन बाजार में भारतीय मसालों की प्रचुर मात्रा की उस समय मांग हुआ करती थी। यहाँ के मसाले यूरोप में अधिकाधिक मात्रा में बिका करते थे। यही कारण है कि यूरोपियन जातियों का भारत में प्रवेश हुआ, क्योंकि यूरोपियन बाजार में भारतीय मसालों की प्रचुर मात्रा की जो उस समय डिमांड रहती थी। इसी प्रकार 3 नंबर है वेनिस और जिनोवा के व्यापारियों द्वारा यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाना। यह तीसरा कारण था। वेनिस और जिनोवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। वे स्पेन तथा पुर्तगाली व्यापारियों को हिस्सा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस प्रकार में आपसी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है वास्को डी गामा द्वारा भारत आने का सुगम मार्ग खोजना। वास्को डी गामा द्वारा भारत आने का सुगम मार्ग खोजना। तो वास्को डी गामा के द्वारा भारत आने का सुगम जल मार्ग खोज लेना यूरोपियन व्यापारियों के लिए काफ़ी लाभदायक रहा। इसी मार्ग से अन्य यूरोपियन जातियों ने भारत में प्रवेश किया और व्यापार करना प्रारंभ किया और इसके परिणाम स्वरूप ये अत्यधिक लाभ में भी रहे थे। तो इस प्रकार भारत जो था उस समय आर्थिक संपन्न से उत्कृष्ट प्रदेश रहा था। इसकी संपन्नता का लाभ उठाकर ही भारत में यूरोपियन जातियों ने प्रवेश किया और व्यापार कर अत्यधिक लाभ में भी रहे। इस प्रकार नंबर 5 है भारत निर्मित मिट्टी के बर्तनों की मांग। भारत निर्मित मिट्टी के बर्तनों की मांग होना। तो भारत निर्मित मिट्टी के बर्तनों की यूरोपियन देशों में व्यापक स्तर पर मांग थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अनेक यूरोपियन जातियों का आगमन संभव हुआ। तो इस प्रकार प्रतिस्पर्धा का जो दौर है वह प्रारंभ होने लगा था। इसी प्रकार नेक्स्ट है 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का एकाधिकार स्थापित किया जाना। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का एकाधिकार
हो जाने के कारण यूरोप व भारत के बीच स्थल मार्ग बंद हो गया था। अतः यूरोपियन देश अब समुद्री मार्ग की खोज में लग गए और शीघ्र ही इन्होंने भारत आने का जो सरल जल मार्ग भी अब इन्हें मिल गया था, जिसके कारण यूरोपियन जातियाँ जो है भारत में प्रवेश करेंगी। इसी प्रकार नेक्स्ट है, भारत में कुटीर उद्योग में कच्चे माल की संभावना का पाया जाना। तो इस प्रकार भारत में कुटीर उद्योग एवं कच्चे माल की अत्यधिक संभावना का होना भी यूरोपियन जातियों के आगमन का एक अन्य कारण रहा। तो इस प्रकार भारत में यूरोपियन जातियों के आगमन के जो मुख्य कारण रहे संक्षेप में इस प्रकार है। नंबर 1, भारत का आर्थिक दृष्टि से संपन्न प्रदेश होना, जिससे आकृष्ट होकर ही भारत में यूरोपियन जातियों का आगमन संभव हुआ। इसी प्रकार यूरोपियन बाजार में भारतीय मसालों की प्रचुर मात्रा में मांग थी। यूरोपियन बाजार में भारतीय मसालों की प्रचुर मांग थी, जिसके कारण आकृष्ट होकर ही यूरोपियन जातियों ने भारत में प्रवेश किया और व्यापार कार्य प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, वेनिस और जिनोवा के व्यापारियों द्वारा यूरोप व एशिया के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना। वेनिस और जिनोवा के व्यापारियों ने यूरोप व एशिया के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। वे स्पेन तथा पुर्तगाली व्यापारियों को हिस्सा देने के पक्ष में नहीं थे। यही कारण है कि अन्य जो यूरोपियन जातियाँ थीं, इन्होंने भारत की ओर आगमन किया। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा द्वारा भारत आने का सुगम मार्ग खोज निकालना। तो वास्को डी गामा के द्वारा भारत आने का सरल सुगम जल मार्ग खोज लेना यूरोपियन व्यापारियों के लिए काफी लाभदायक रहा। वास्को डी गामा द्वारा भारत आने का सुगम जल मार्ग खोज लेना अन्य यूरोपियन जातियों के लिए काफी लाभदायक रहा और इसी मार्ग से जो अन्य यूरोपियन जातियाँ थी वह भारत में प्रवेश कर गई। इसके अलावा भारत निर्मित मिट्टी के बर्तनों की मांग अधिक थी, इसके कारण यूरोपियन जातियों ने भारत में प्रवेश किया। इसी प्रकार 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का एकाधिकार स्थापित हो गया था। इसके कारण यूरोप व भारत के बीच जो स्थल मार्ग बंद हो गया। अतः यूरोपियन देश समुद्री मार्ग की खोज में लगे और शीघ्र ही इन्होंने भारत आने का सरल जल मार्ग खोज निकाला। इसी प्रकार भारत में कुटीर उद्योग या कच्चे माल की संभावना अधिक थी, इससे आकृष्ट होकर ही यूरोपियन जातियाँ जो थी उन्होंने भारत में प्रवेश किया, व्यापार कार्य प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार भारत में यूरोपियन जातियों का जो आगमन काफ़ी संभव हुआ था। तो भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के कारण इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ ने शासन उस समय कर रही थी। अन्य यूरोपियन जातियों को भारत में व्यापारिक लाभ मिलता देखकर अंग्रेज भी भारत की ओर आकृष्ट हो गए थे। अतः अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने के लिए एक आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया था और इस प्रकार जो अंग्रेज ने व्यापार के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। जितनी भी यूरोपियन जातियाँ भारत में आई थी, जितनी भी यूरोपियन जातियाँ भारत में आई, उनमें अंग्रेज तथा फ्रांसीसी जाति के लोग थे वो सर्वाधिक लाभ में रहे थे और प्रभावशाली सिद्ध हुए। भारत में व्यापार की दृष्टि से दक्षिण एवं बंगाल उस समय एक समृद्ध प्रदेश रहा था। यहाँ पर सूती कपड़ा, सिलिकन कपड़ा
धागा, शक्कर, शोरा आदि वस्तुएं उस समय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रही थी। अतः अंग्रेजों ने हुगली में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी और 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर से अंग्रेज कंपनी को शाही फरमान के द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। अतः उनका व्यापार जो कार्य था वह अब बढ़ने लगा था। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष की संभावना इस समय काफ़ी बढ़ गई थी। अतः इस प्रतिस्पर्धा को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है संघर्ष बढ़ गया। दोनों शक्तियां कर्नाटक के मामले को लेकर एक दूसरे पर सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास अब करने लगी थी। फ्रांसीसी चांदा साहब का समर्थन कर रहे थे। तो कर्नाटक के मामले में फ्रांसीसी जो थे उस समय चांदा का समर्थन कर रहे थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ पाया और किंतु सन 1756 से 1763 ईस्वी तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य शपथ वर्षीय युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित होते हैं और अंग्रेज इस युद्ध में विजयी रहते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर दी थी। फ्रांसीसियों को पराजित करने के साथ ही अंग्रेजों का एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय हो गया था। इस प्रकार फ्रांसीसियों के संघर्ष के साथ अंग्रेजों का बंगाल में वहाँ के नवाबों से भी संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया तथा 1764 में अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी व बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहे थे और बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कर दी गई थी। तो इस प्रकार फ्रांसीसियों से संघर्ष के साथ अंग्रेजों का बंगाल में यहाँ के नवाबों से संघर्ष प्रारंभ हुआ। बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य विवाद का विषय यही था कि बंगाल में आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर अंग्रेजों को चुंगी देनी है अथवा नहीं देनी। दूसरा विवादास्पद विषय यह था कि सामान्य अंग्रेजों को भी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हैं अथवा नहीं, जो कंपनी को प्राप्त थी। अंग्रेजों ने नवाब को सूचित किए बिना ही किलेबंदी प्रारंभ करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार यूरोपियन जातियों में अंग्रेज सर्वाधिक लाभ में रहे और शपथ वर्ष के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर दी थी और बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कर दी गई थी। प्लासी व बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को तथा बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को अंग्रेजों ने पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कर दी। इस प्रकार आज का यह टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर से हाजिर होंगे। यूरोपियन जातियों के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक दिशा क्या रही थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें।